नमस्कार। डिकोडर में आपका स्वागत है। आज हम एक अनछुए इतिहास की चर्चा करेंगे राजा पृथु की। वह राजा पृथु जिसने आतताई, आक्रमणकारी, आक्रांता, महापिशाच बख्तियार खिलजी का अंत किया था। बख्तियार खिलजी का नाम लेते हैं आजकल के सभी लोगों को बख्तियारपुर नामक रेलवे स्टेशन का याद आ जाता होगा। सोचिए कैसी विडंबना है। क्या किसी दूसरे देश में इस तरह हो सकता है? यह बख्तियार खिलजी ने न जाने कितने हिंदुओं का कत्लेआम किया, कितने मठों को उजाड़ा। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के साथ ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ओदनपुरी महाविश्वविद्यालय को भी ढहा। तिब्बती रिकॉर्ड कालचक्र के अनुसार ओदनपुरी बिहार में अकेले उस समय 12,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते थे। तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ बताते हैं कि यह जगह नालंदा के बाद शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आप सभी को पता है कि यह विश्वविद्यालय जो है कुमारगुप्त ने इसकी नींव रखी थी, जो कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। वहाँ के राजा हर्षवर्धन ने फिर अपनी ताकत और धन झोंक कर इसकी पहचान पूरी दुनिया में बनाया था। यहाँ पर चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, इंडोनेशिया और तुर्की से भी आकर लोग शिक्षा ग्रहण करते थे। चीन के यात्री वेनसांग के गुरु शिलभद्र से योग और अन्य विषयों में यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। वेनसांग लिखते हैं कि यहाँ जब वो आए थे तो 657 पुस्तक, 150 बौद्धिक और भारतीय अवशेषों को 520 संदूक में 12 घोड़ों पर लाद कर ले गए। हेनसांग लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी के हमला करने के बाद उस पुस्तकालय में आग लगा दिया गया था। हेनसांग ने लिखा है कि चीन वापस जाते समय जब वह इतने सारे पुस्तकों को ले जा रहे थे तो वर्णन किया है नालंदा विश्वविद्यालय की कि 8 बड़े हॉल हैं, 300 अपार्टमेंट के साथ विश्वविद्यालय में एक कई बड़ा मंजिला पुस्तकालय है जिसका नाम धर्मगंज था। सोचिए, एक राक्षस आता है, एक आतताई आता है बख्तियार खिलजी और पुस्तकालय में आग लगा देता है, सारे पुस्तकों को जला देता है। वहाँ शिक्षा लेने वाले छात्र, गुरु, शिष्य और भी बहुत लोग थे, सबका कत्लेआम किया जाता है। और जब पुस्तकालय में आग लगाई जाती है तो लगभग 6 महीने तक पुस्तकालय जलते रहती है। और ऐसा बताया जाता है कि वह ज्वाला, उस आग की धुआं लपटें पाटलिपुत्र में देखी जा सकती थी। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी खलज कबीला में पैदा हुआ था और वह जो आज का अफगानिस्तान है, मोहम्मद गोरी के वारिस कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मिर्ज़ापुर की जिम्मेदारी सौंपी थी। यह मिर्ज़ापुर से बिहार और बंगाल दोनों जगह जीता इसने एक सेनापति के रूप में और काफ़ी कत्लेआम मचाया था। और यह उसी समय इसने नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला उदितपुर को ढाने में सफल रहा। हजारों विद्वानों और विधिवक्षों की हत्या करते करते यह पट्टा असम वापसी में असम पहुंचता है और यहीं इसकी मुलाकात मुठभेड़ राजा पृथु से होती है। हाँ, एक और बात है, आप सोचिए कि एक ऐसे आतताई राक्षस नहीं, आतताई है, दुष्ट है, राक्षस ही है, जिसने इतनी सारी हत्याएं की। उसके नाम पर रेलवे स्टेशन है। क्या कहीं दूसरे देश में ऐसा हो सकता है? क्या इजराइल में कहीं हिटलरपुर या हिटलरगंज का नाम हो सकता है? क्या जापान में अमेरिका या न्यूयॉर्क सिटी बन सकता है? क्या चीन में जापान के नाम का कोई शहर बन सकता है? पूरा दुनिया में भारत ही एक इकलौता देश है जहाँ सब कुछ संभव है।
ये वामपंथी इतिहासकारों ने ऐसी दुर्दशा हमारे इतिहास की कर रखी है कि क्या बताया जाए। अब चलते हैं मेन मुद्दा पर और जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय के जलाने वाले हादी बख्तियार खिलजी की मौत कैसे हुई और उस मौत का यमराज कौन था। किसने 12,000 इसके सैनिकों का कत्लेआम करके सिर्फ 100 घायल सैनिकों को जिंदा छोड़ा। यह कोई और नहीं, कामरूप के राजा पृथु थे। बात 1206 ईस्वी की है। बख्तियार खिलजी जो है तिब्बत से वापसी पर था, तब राजा पृथु ने उसे मैसेज भेजा जब वापसी आ रहे। बख्तियार खिलजी, तू ज्ञान के मंदिर नालंदा को जलाकर कामरूप की धरती पर आया है। अगर तू और तेरा एक भी सिपाही ब्रह्मपुत्र पार कर माँ चंडी की सौगंध है, जीते जी अग्नि में, अगर तू पार कर सका तो मैं जीते जी अग्नि में समाधि ले लूँगा। और उसके बाद 27 मार्च 1206 को असम की धरती पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जो मानव सभ्यता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी फौजी लड़ने आए तो 12,000 थे, लेकिन परिणाम सिर्फ जिंदा 100 बचे, बाकी सारे मारे गए। जिन लोगों ने युद्धों का इतिहास पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि लड़ाई में 2 फौज लड़ती है, दोनों का नुकसान होता है, किसी का ज़्यादा किसी का कम, लेकिन इतना बड़ा नुकसान 12,000 सैनिकों के बदले बचे सिर्फ 100 सैनिक। अभी इतिहासकारों का कहना है कि 100 है, हमारी समझ से तो 10-12 ही होंगे। आज भी गुवाहाटी के पास शिलालेख में मौजूद है, इस लड़ाई के बारे में लिखा गया है। उस समय मोहम्मद बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल जीतने के बाद एक अपने स्वाभिमान में, अहम में असम की तरफ आगे बढ़ रहा था। उसी दौरान यह लड़ाई लड़ी गई थी और इस जिहादी की जो दुर्दशा हुई और छोटे छोटे हथियारों और तीर धनुष से जो अपनी युद्ध कला में कौशल राजा पृथु के सैनिकों ने जिस तरह से इन आतताइयों का मुकाबला किया, वो वाकई काबिल तारीफ थी। आज भी अफ़गानियों में, उसके बाद मुग़लों में भी ये दहशत था। असम की तरफ रुख करने में उनकी रूहें काँप जाती थी। बाद के दौर में अलाउद्दीन खिलजी उसी का रिश्तेदार था, क्योंकि तिब्बत उस समय चीन, मंगोलिया, भारत, अरब, सुदूर पूर्व देशों के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। इसलिए वह वहाँ से अधिकार करने के लिए दोबारा लूटपाट करने के इरादे से पुनः जाने की सोच रहा था, लेकिन जा नहीं पाया। उन्होंने जब राजा पृथु ने सौगंध खाई कि किसी भी सूरत में खिलजी को ब्रह्मपुत्र नदी पार कर तिब्बत की ओर नहीं जाने देंगे, उन्होंने और उनके आदिवासी योद्धाओं ने जहर बुझे तीरों, खुखरी, बर्छी लेकिन घातक तलवारों से खिलजी के सेना को बुरी तरह काट दिया। स्थिति से घबराकर खिलजी अपने कई सैनिकों के साथ जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाकर भागने लगा, लेकिन असम के योद्धा पहाड़ों और जंगलों को तो अपना आशियाना समझते थे। उन्होंने उनको पीछा करते और मारते गए, और दुनिया में उनसे बचकर कोई नहीं भाग सकता है। उन्होंने इन भगोड़े खिलजियों को अपने पतले पतले जहरीले तारों से बीध डाला। अंत में खिलजी अपने 100 सैनिकों के साथ जमीन के बल पर घुटनों पर बैठकर क्षमा याचना करने लगा।
तब राजा पृथु ने सैनिकों को अपने पास बंदी बना लिया और खिलजी को अकेले जिंदा छोड़ दिया। उसे घोड़े पर लादा और कहा, तू वापस अफगानिस्तान लौट जा और रास्ते में जो मिले उसे कहना तूने नालंदा को जलाया था, फिर तुझे पृथु मिल गया। बस इतना ही लोगों से कहना, इतना ही कहना लोगों से। खिलजी रास्ते भर इतना बेइज्जत हुआ, जब वापस ठिकाने पर पहुंचा उसकी दास्तां सुनकर उसके भतीजे अली मर्दान ने उसका सर कलम कर दिया। लेकिन कितनी दुख की बात है, इस बख्तियार खिलजी के नाम पर बिहार में कस्बा है, बख्तियारपुर के नाम से एक रेलवे स्टेशन है, जबकि हमारे राजा पृथु के नाम से शिलालेख को भी ढूंढना पड़ता है। हाँ, अभी बीजेपी सरकार में हेमंत दा ने असम के सबसे बड़े पुल का नाम राजा पृथु के नाम पर रखा है। जब अपने ही देश में भारत का नाम भारत करने के लिए कोर्ट याचिका लगानी पड़े तो समझा जा सकता है कि वो मंजर कैसा होगा। खैर, आपको कहानी कैसा लगा? यह कहानी नहीं, यह कथा नहीं, यह एक सत्य इतिहास है। इसे जाने, बच्चों को बताएं। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।